नमस्कार। 12 साल काल गणना में एक युग माना जाता है। उस हिसाब से नरेंद्र मोदी जी ने एक युग पूरा किया है केंद्र में अपने शासन के, और वो भी निरंतर। इस विषय पर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, बहुत सारी बातचीत हो रही है, और इस बातचीत को एक नया फलक देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अभिनव प्रकाश जी। अभिनव प्रकाश जी नमस्कार। नमस्ते दिलीप जी। अभिनव जी कलकत्ता दिल्ली यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं और प्रखर आलोचक हैं। बहुत सारे विषयों पर उनके आलेख आते रहते हैं, आप सबने पढ़े होंगे। अभिनव जी, सबसे पहला प्रश्न ये है कि ये जो 12 साल थे, 12 साल हैं नरेंद्र मोदी के, जो एक युग देखा भारत ने, उस पर आपकी पहली टिप्पणी क्या है? दिलीप जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस चर्चा के लिए बुलाया। दिलीप जी, हम लोग उस जनरेशन से आते हैं जब 2014 था, तो उस समय हम लोग कॉलेज में पढ़ाई करते थे। उस समय का वातावरण हमको भी याद है, आपको भी याद होगा किस तरीके से उस समय देश में हताशा थी, निराशा का माहौल होता था। चाहे इकोनॉमिक मुद्दे पे हो, चाहे सोशल मुद्दे पे हो, चाहे पॉलिटिकल मुद्दे पे हो। हम सभी ने देखे हैं, इस समय बड़े बड़े प्रोटेस्ट होते थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, और बड़े बड़े एक अनरेस्ट का एक माहौल था समाज के अंदर। सबसे बड़ा अचीवमेंट तो मोदी सरकार का, मोदी जी का मैं कहता हूँ 12 साल में, उन्होंने जनता का विश्वास लोकतंत्र में पुनर्स्थापित किया। डेमोक्रेसी के माध्यम से परिवर्तन हो सकता है, डेमोक्रेसी के माध्यम से जनता के जीवन में बदलाव हो सकता है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस के माध्यम से चाहे वंचित तबका हो, चाहे आदिवासी तबका हो, चाहे गरीब तबका हो, चाहे दलित तबका हो, उन तबकों को भी प्रत्यक्ष लाभ मिल सकता है, जो आज़ादी के बाद दुर्भाग्यवश उस तरीके से नहीं मिल पाया जिस तरीके से मिलना चाहिए था। ये विश्वास पुनर्स्थापित करना, ये विश्वास को कायम करना, मैं मानता हूँ मोदी सरकार की 12 साल में सबसे बड़ी अचीवमेंट रही है। और 12 साल को मैं इस तरीके से भी देखता हूँ, दिस इज़ द 12 years ऑफ माइक्रो रेवोल्यूशंस इन इंडिया। 12 साल पहले हम किस तरीके से भारत के बारे में सोचते थे, चाहे हम महिला सुरक्षा के बारे में सोचें, चाहे महिलाओं के अधिकारों के बारे में सोचें, चाहे जातिगत राजनीति के बारे में सोचें, चाहे ट्राइबल और दलितों के बारे में सोचें, उस तरीके से जिससे कि सोचते थे, उससे पूरी तरीके से बदलाव आया है। मोदी सरकार ने पहली बार जो काम किया कि जनता पे भरोसा करना शुरू किया। कैसे? आप चाहे जन विश्वास बिल की बात कर लीजिए, जिसमें 1000 से ज़्यादा जो हमारी प्रोविज़न से बिजनेस करने को उसको डिक्रिमिनलाइज किया हो, चाहे भारतीय न्याय संहिता किया हो। पहले हमारा जो न्याय का पूरा जो सिस्टम था वो दंड पे आधारित था, अब वो जो है जस्टिस पे आधारित है, न्याय पे आधारित है। तो ये भरोसा जो उन्होंने लोगों को भी जताया, इसने बहुत सारे माइक्रो रिवोल्यूशंस को जन्म दिया। कैसे? जैसे कि हम शुरुआत की बात करते हैं, जब प्रधानमंत्री बने थे मोदी जी, तो उन्होंने जन धन योजना को लॉन्च किया। उस समय बड़ा हंसी मजाक होता था कि जीरो बैंक बैलेंस पे अकाउंट पे कौन पैसा अकाउंट खोलेगा, कौन पैसा रखेगा। लेकिन मोदी सरकार ने, मोदी जी ने लोगों पे भरोसा किया। वो आज देश में 58 करोड़ से ज़्यादा जनधन के अकाउंट हैं, जिसमें मोर देन 50% अकाउंट जो है वो महिलाओं के हैं। राइट, वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि वो जो डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाने का जो व्हीकल भी बना, वही वो एक दृष्टि ही हो सकती है कि पहले बैंक खाते बनेंगे और वो आधार और मोबाइल से जुड़ेगा, तो हम डायरेक्ट बेनिफिशियरी तक पैसा पहुंचा पाएंगे। ये चीज़ पहले किसी ने सोची क्यों नहीं? ये आश्चर्यजनक है। उसका कारण है, देखिए मैं इसी पे आ रहा था, जो माइक्रो रेवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, कि पहले अगर आप गरीब हैं या आप जो है गाँव में हैं, आप बेनिफिशियरी हैं, आपको सरकारी योजनाओं का लाभ तब मिलता था या तो आप रूलिंग पार्टी की जाति के हों, या आप मजबूत समाज से आते हों, या फिर जो है आप उस पार्टी के वोटर्स हों। किसी न किसी तरह पैट्रोनेज अगर आप पा सकते हैं। एक पैट्रोनेज सिस्टम की व्यवस्था थी, जैसे रजवाड़ों में राजा महाराजाओं के सिस्टम में होता था कि आपके ऊपर पैट्रोनेज किसी का है तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम मोदी सरकार ने लाई, इसने देश की पूरी पॉलिटिकल इकोनॉमी को चेंज करके रख दिया। इसने पूरा ओल्ड सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स को डिस्टर्ब कर दिया, और जो पॉलिटिक्स ऑफ अनफ्रीडम थी उसको समाप्त करने का इस देश में काम किया। अब आप चाहे किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, आप किसी भी पार्टी के वोटर हों, आपके विचार कुछ हों, आपको सरकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त करने से एक नागरिक के रूप में कोई रोक नहीं सकता, कोई पार्टी रोक नहीं सकती। ये सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल इकोनॉमी को चेंज कर दिया मोदी सरकार ने। मैंने बोला कि जैसे किस तरीके से जनता पे भरोसा करना और उनको एम्पावर करना, ये दूसरा सबसे बड़ा माइक्रो रेवोल्यूशन हुआ। तीसरा मैं बोलता हूँ कि लोगों के सोचने के तरीके में डिफरेंस आया। पहले हम जैसे बात होती थी 2011-12 की, मुझको याद है कि क्या ही होगा, विदेश चले जाओ, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, अब सिस्टम करप्ट है, कुछ नहीं होने वाला है, और बहुत करप्शन है, प्रोटेस्ट इतने बड़े बड़े होते थे। तो लोगों के सोचने में एक डिफरेंस आया है। नाउ इंडिया इज़ ड्रीमिंग बिग, इंडिया इज़ ड्रीमिंग एट ए स्केल, कि हम दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल भी बनाएंगे चेनाब पे, हम दुनिया की सबसे बड़ी स्टैच्यू भी बनाएंगे
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को, हम दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लान भी लगाएंगे, सबसे बड़ा सोशल सिक्योरिटी की व्यवस्थाएं भी लगाएंगे। सो इंडिया जो है ड्रीम बिग करने लगा है। वो स्टार्टअप में भी दिखता है आपको, आपके थिंकिंग में भी दिखता है, भारत की दुनिया में रोल को लेके भी दिखता है। सो ये एक जो माइंडसेट का परिवर्तन आया है, ये बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। और चौथी बात मैं विशेष रूप से बोलूँगा कि आज़ादी के बाद एक बहुत बड़ा देश का तबका था, चाहे वो शेड्यूल कास्ट का हो, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब का हो, चाहे डी नोटिफाइड ट्राइब का हो, या अति पिछड़ा वर्ग हो, उसकी जो पूरी लड़ाई थी, उनके जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स थे, सामाजिक मूवमेंट थे, दे वर टू बिकम विजिबल टू द स्टेट। क्योंकि कहीं ना कहीं वो सरकार की नीतियों में, राजनीतिक के मैप में वो अदृश्य जातियाँ थीं। उनको विजिबिलिटी देने का काम मोदी सरकार ने 12 साल में किया है। चाहे वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात हो, चाहे वो इकोनॉमिक में एम्पावरमेंट की बात हो, इस पर हम चर्चा थोड़ी करेंगे, और चाहे उनके जो प्रतीक हैं, उनके जो महापुरुष हैं, उनका जो गौरव है, जो उनका इतिहास है, उसको नेशनल कॉन्शियसनेस में लाने का जो काम हो, वो मोदी सरकार ने करके जो डेमोक्रेटाइज किया है पॉलिटिक्स को और सोशल डिस्कोर्स को, नेशनल डिस्कोर्स को, वो मैं मानता हूँ एक बहुत बड़ा चौथा परिवर्तन 12 सालों में हमको देखने में मिला है। तो कुल मिलाकर जो आप कह रहे हैं कि जो अंतिम व्यक्ति है, जो महात्मा गांधी की परिभाषा में का जो अंतिम व्यक्ति है, या अंत्योदय की जो परिभाषा है दीनदयाल उपाध्याय जी की, उसके हिसाब से डेमोक्रेसी वहाँ तक पहुँची है। तो इसको जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहते भी हैं कि डीपेनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की जड़ें गहरी हुई हैं, डेमोक्रेसी मजबूत हुई। जिस समय सारी दुनिया में इतनी उथल पुथल है, उस समय भारत शांति से अपने मार्ग पर चल रहा है। ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कार्य है जिसको आपने इतने डिटेल में बताया। तो एक जो इसके साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है कि एक अर्थशास्त्री के तौर पर, अर्थशास्त्र के विद्यार्थी और शिक्षक के तौर पर और रिसर्चर के तौर पर, आप इस समय जो भारत की दिशा है उसको लेकर कितने आशावान हैं कि हम सही दिशा में जा रहे हैं और हम विकसित भारत 2047 बना लेंगे? देखिए, भारत के पास, जैसे अगर हम भारत की बात करें और हमारा जो पड़ोसी मुल्क है चाइना की बात करें, तो चाइना, बहुत बार चर्चा होती है कि भारत चाइना जैसा इंडस्ट्रियलाइज क्यों नहीं हो पा रहा है। तो जब चाइना इंडस्ट्रियलाइज हो रहा था 80 के दशक में, 70 के दशक में, तो आप थोड़ा इस पर ध्यान दें कि बहुत आसान था कि एक किसान को खेती से बाहर निकाल के बेसिक पढ़ाई करा के, बेसिक ट्रेनिंग दे के आप उसको इंडस्ट्रियल प्रोसेस में लगा सकते थे, फैक्ट्री में लगा सकते थे। उसके बाद वो अपना एक ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाता है। लेकिन आज का जो युग है, 2014 के बाद जो हमने देखा, वो जो टेक्नोलॉजिकल चेंज दुनिया में हो रहे हैं, चाहे वो 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, या बाकी तरीके के टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन है। सो ये जो आसानी थी कि आप जो है किसी किसान वर्ग के व्यक्ति को आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में शिफ्ट कर सकते हैं, ये बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। क्योंकि लेवल ऑफ ट्रेनिंग, लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन वो बहुत बढ़ चुका है, इसका क्वांटम बहुत ज़्यादा हो चुका है। सो हमारे पास जब मोदी सरकार 2014 में आए, 14 में सरकार आई, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो ये विंडो हमारे पास बहुत छोटा बना था। बेसिकली भारत के पास एक ही जनरेशन का समय है, या अदर वी इंडस्ट्रियलाइज और वी रिमेन ट्रैप्ड एज अ मिडिल लेवल, मिडिल इनकम कंट्री। अभी भारत की अगर आबादी की भी बात, वो बस हमने छोड़ दी जो 1970-80 में हम पकड़ सकते थे, जो चीन ने पकड़ी थी। एग्जैक्टली। आज़ादी के बाद जो हमको करना चाहिए था, भारत को इंडस्ट्रियलाइज करना चाहिए था। देखिए, भारत के फ्रीडम स्ट्रगल की अगर हम बात करें, चाहे वो उस समय के जितने भी विचारक थे, चिंतक थे, चाहे वो वीर सावरकर हों या कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर हों, उन सब का एक मत इस बात पे था कि इंडिया शुड बिकम एन इंडस्ट्रियल स्टेट। भारत में औद्योगिकीकरण हो। ये रोमांटिसिज्म जो था पॉवर्टी के साथ, ग्रामीण परिवेश के साथ, वो हमारे चिंतकों के, फाउंडिंग फादर्स के मन में नहीं था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमने समाजवाद की राह पकड़ी, जो नेहरूवियन सोशलिज्म हुआ, उसके बाद जो है कांग्रेस पार्टी के जो रीजनल वेरिएंट्स पैदा हुए, उन्होंने पॉवर्टी को, बैकवर्डनेस को ग्लोरीफाई किया। उसको कहा ये देसी है, ये जो है भारत की आत्मा है। लेकिन भारत का अगर इतिहास भी देखें हम हजारों साल का, सो भारत हमेशा से अपने कालखंड के हिसाब से एक अर्बन इकोनॉमी रहा है, व्यापारियों का देश रहा है, व्यापारियों और ट्रेडर्स का देश। हमारे जहाज कहाँ जाते थे, मतलब आप अपना इतिहास बात करते हैं, हड़प्पा से बात करते हैं, हड़प्पा तो शहरी थे। तो ये हमने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन का जो हमने बस मिस कर दी थी, जब मोदी सरकार 2014 में आई तो हमारे पास उसका विंडो बहुत कम बचा था, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। दुनिया बदल रही थी। तो उसको अगर हम देखा जाए उसके परिप्रेक्ष्य में, तो पहला काम होता है फाउंडेशन बिल्ड करना। अगर आपकी जनता बहुत ही गरीब है, उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उसके पास क्षमता नहीं है अपॉर्चुनिटीज़ को उसका फ़ायदा लेने की, या एजुकेशन नहीं है, सो आप कुछ भी पॉलिसीज़ बना लें वो सफल नहीं हो सकती है। सो मोदी सरकार की नीतियों को आप अगर अलग अलग भाग में देखें,
पहला है सशक्तिकरण की, चाहे वो लोगों के लिए पीएम आवास योजना के तहत 4 करोड़ से ज़्यादा घर बनाना हो, चाहे 11 करोड़ से ज़्यादा एलपीजी सिलेंडर हो, चाहे 16 करोड़ से ज़्यादा घरों तक पीने का पानी नल से जल पहुंचाना हो। इस तरीके की जो योजना है वो एक फाउंडेशन लेट की सशक्तिकरण के लिए, टू एम्पावर अवर पीपल, ताकि वो अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा ले सके। उसके बाद आता है जो हमने शुरू में चर्चा की, फाइनेंशियल इंक्लूजन, जनधन अकाउंट हो, डीबीटी हो, मुद्रा योजना हो, स्टार्टअप योजना हो, ताकि जो एक कैपिटल की कमी थी, किसने सोचा था आज के पहले कि जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनके लिए भी कोई सरकारी स्कीम आ सकती है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत 74 लाख से ज़्यादा ऐसे रेहड़ी पटरी लगाने वालों को भी एक इंस्टीट्यूशनल लोन मिलने का, वर्किंग कैपिटल मिलने का प्रोविज़न हुआ है। तो एक बॉटम अप जो एक सशक्तिकरण होता है उस पर मोदी सरकार ने काम किया। उसके बाद जो बिग पॉलिसीज़ हैं, जैसे कि पीएलआई की स्कीम हो गई, सेमीकंडक्टर्स कंपनियां भारत में लाना, बिजनेस लॉज को चेंज करना, टैक्सेशन को चेंज करना, जीएसटी एक बहुत बड़ा रिफॉर्म रहा, लेबर लॉज में आने वाला था, लेबर लॉज का जो हमने अभी 4 डिफरेंट कोड्स लागू किए हैं। सो मोदी सरकार का जो विजन है कि पूरा सॉफ्टवेयर भारत का चेंज करना है, हार्डवेयर तो चेंज करना ही है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो हम इतना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, मेरे को याद है 2012-13 में ये रिपोर्ट्स आती थी कि भारत बहुत ही अनकॉम्पिटिटिव देश है क्योंकि यहाँ का लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। एशिया में सबसे ज़्यादा लॉजिस्टिक कॉस्ट अगर किसी का है तो भारत में है। उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं होता था। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में थोड़ी सड़कें बनना शुरू हुई थी, लेकिन बाद में फिर जो यूपी की शासन रहा उसका हाल हमको पता है, इसमें जाना नहीं चाहता मैं। लेकिन 2014 में जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमारा एक्सपेंडिचर 2 लाख करोड़ था, आज वो 12 लाख करोड़ है। तो एक हार्डवेयर बनाना, एक संरचना बनाना। मैं कभी कभी कहता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्म विश्वकर्मा दिवस के दिन हुआ था और प्रधानमंत्री मोदी कहीं ना कहीं नए भारत के, न्यू इंडिया के विश्वकर्मा के रूप में ही काम कर रहे हैं। तो एक हार्डवेयर बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, सॉफ्टवेयर जो देश के कानून हैं, जो सारी स्कीम्स हैं, टैक्सेशन लॉज हैं, और उससे भी ज़्यादा जो माइंडसेट है, एक प्रो बिजनेस, एक प्रो इंडस्ट्री माइंडसेट। क्योंकि भारत की एक बहुत बड़े दुर्भाग्य रहा है कि बिजनेस को कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव देखा गया कि कैपिटलिज्म बेकार है, पूंजीवाद बेकार है, पूंजी बेकार है। सरदार पटेल पर ये आरोप लगा जब उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन की वकालत की कि वो उद्योगपतियों के हैं। मतलब ये अजीब किस्म के एक माइंडसेट की विकास विरोधी एक मानसिकता रही है। इसमें अभिनव जी, मैं आपसे 2 चीज़ों में और आपका विजन चाहूँगा कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मिडिल क्लास फॉर्मेशन और जो इंटरनल मार्केट का ग्रोथ, ये कितना हो पाया है, इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है कि हम कितना इंटरनल कंजम्पशन हम कितना जनरेट कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे अभी जीएसटी की बात की, तो जीएसटी के रिफॉर्म ने अलोन भारत में डोमेस्टिक कंजम्पशन 2 लाख करोड़ को बूस्ट किया है। तो भारत का जो, क्योंकि हमारी आबादी भी बहुत बड़ी है, अगर हम जैसे बात हमने भूल गए थे कि पिछले 12 साल में 25 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। तो हम सिर्फ जब इसकी बात करते हैं डोमेस्टिक डिमांड की, हमेशा मिडिल क्लास की बात करते हैं, लेकिन जो एक बॉटम, एक समाज के निचले तबके पे भी एक बहुत बड़ी आबादी गरीबी रेखा से ऊपर आई है। अब सोचिए, वो भी जो डिमांड कर रही है, वो भी खरीदेगी ही, सामान तो खरीदेगी, भले वो एक्सपेंसिव सामान नहीं मांग रही है, लेकिन वो जो कंजम्पशन की डिमांड है वो बूस्ट हो रही है। तो एक बॉटम अप जो सर्च डिमांड में आया है वो भी देखने को मिलता है। और मिडिल क्लास की खासतौर पर बात करें तो मिडिल क्लास का दायरा भी बढ़ा है, उसकी क्षमता भी बढ़ी है, और ये डिस्पाइट जो 2 हमें मेजर शॉक इकॉनमी में लगे हैं, चाहे आपका कोविड के समय जो पैंडेमिक के समय एक बहुत बड़ा शॉक हुआ, या अभी जो ईरान वॉर के कारण जो एक ऑयल शॉक की जो पूरी एक समस्या है हमारी, उसके बावजूद इंडिया की इकॉनमी ग्रो कर रही है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमीज़ भी है। और हमारी जो जीडीपी है, देखिए हमको कितने साल लग गए 2 ट्रिलियन इकॉनमी के स्तर पे आने पे, आज हम 4 ट्रिलियन से ज़्यादा की इकॉनमी है। पर कैपिटा इनकम जो 86,000 रुपीज़ थी 2014 में, आज वो जो है करीब 2 लाख के करीब है वो पर कैपिटा इनकम। सो परचेजिंग कैपेसिटी भी बढ़ी है, मिडिल क्लास भी बढ़ा है। और सरकार की जो नीतियां हैं, चाहे टैक्सेशन रिफॉर्म्स हों, जैसे आपका इनकम टैक्स अगर आपके 12,75,000 तक की इनकम है, मतलब 88% जो टैक्स पेयर्स उसके अंतर्गत आते हैं, आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, तो उसके कारण क्षमता भी बढ़ी है। अभिनव जी, एक मुझे ये भी आपसे जानना है कि ये जो पूरा ग्रोथ की जिस ट्रेजेक्ट्री पर हम चले 12 साल में और तेज़ी से चीज़ों को ठीक किया, बेसिक्स ठीक किया कि घर में एक टॉयलेट हो, मतलब इतना बेसिक्स जो 47-50s का सबसे बड़ा एजेंडा होना चाहिए, उसको अब जाके सेटल हो रहा है कि हर किसी के पास एक पक्का मकान कम से कम होना ही चाहिए हर परिवार के पास। ये सारे इशूज, या प्लेट तो भरी हुई होनी चाहिए, रात को भूखा ना सोना पड़े, ये इशूज अब जाके सेटल हुए हैं। तो चूंकि अब ये सब कुछ सेटल हो गया है, तो एक प्रश्न यहाँ पर ये भी उठता है कि इस पूरी यात्रा में
खास करके जो समाज के वंचित वर्ग हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या अति पिछड़े, ये जो सोशल स्ट्राटा है, इसकी कितनी जगह है और इनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ खुली हैं इस बीच में? ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसके हम शुरू में चर्चा भी कर रहे थे। और जैसे आपने बोला कि जैसे कि 70s के समय, 80 के समय ये मुद्दे क्या होते थे चुनाव में, रोटी, कपड़ा और मकान। अब देखिए आज के चुनाव में मुद्दे गायब हो चुके हैं, क्योंकि वो जो बेसिक ज़रूरत है वो कहीं ना कहीं हम इसको फुलफिल करने में हम कामयाब हुए हैं। और सरकार की जो नीतियाँ हैं वो जैसे है कि संतुष्टिकरण, सैचुरेशन की नीति, कि सारी सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के हर व्यक्ति तक पहुँचे, वो 100% पहुँचे। तो जाहिर सी बात है कि जो सरकारी योजनाएं हैं, जैसे अगर हम ये PM आवास योजना की बात करें, तो PM आवास योजना के अंदर गांव में 3 करोड़ घर बने हैं अभी तक, जिसमें 44 या 45% SC या ST तबके के लोगों के। उन्हीं के पास तो नहीं था, उन्हीं के पास इसलिए उन्हीं के पास जाना था, क्योंकि जाति और गरीबी 4 करोड़ की संख्या शायद पार हो गई अभी वो घरों के ओवरऑल। मैं गांव का बता रहा था, गांव शायद मिला गया, सॉरी। अगर हम PM फसल बीमा योजना की बात करें तो इसमें 71% बेनिफिशरीज वंचित तबके के आते हैं, क्योंकि वही छोटे किसान हैं, उनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से हर नीति में हम देख लें, मुद्रा योजना में देख लें, मुद्रा योजना में 57 करोड़ लोन्स दिए जा चुके हैं अभी तक, उसमें भी करीब 50% SC ST वर्ग के लोगों को गए हैं। बहुत सारी ऐसी योजना है, अगर आप इसको ब्रेक डाउन करेंगे, जो देखने में लगती है कि इसमें जैसे कि बहुत सारे आलोचक होते हैं, जैसे हमारे बहुत सारे देश में जातिगत पार्टियाँ भी हैं, तो आलोचना करती हैं, कहती हैं कि इसमें SC के लिए क्या है, इसमें ST के लिए क्या है, इसमें OBC के लिए क्या है। लेकिन नीतियाँ बनेंगी तो पूरे देश के लिए बनेंगी। घर बनना है सबके लिए बनेगा, सड़कें बनेंगी सबके लिए बनेंगी, लेकिन सड़कें अगर बन के पिछड़े इलाकों को कनेक्ट कर रही हैं तो सबसे ज़्यादा फायदा उसमें किन वर्गों का? बाय डिफॉल्ट वहीं जाएगा, बाय डिफॉल्ट उनका हो रहा है। अगर 63,000 गांव में एक विशेष अभियान चला के जो ट्राइबल और हमारे आदिवासी से बहुल गांव थे, उन तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई गई हैं। और सबसे बड़ा काम जो नक्सल सफाई अभियान जो हमने किया है, नक्सलवाद का समापन किया है मोदी सरकार ने, उसके कारण सबसे ज़्यादा फायदा किसको मिल रहा है? आदिवासी वर्ग को, वंचित वर्ग को, जिसको इतने सालों तक आपने बैकवर्ड रखा। तो जब हम बात करते हैं कि SC ST या वंचित वर्ग का क्या हुआ, तो हमको भी देखने का नज़रिया थोड़ा बदलना पड़ेगा। वो ओल्ड स्टाइल रीजनल पार्टीज़, कास्ट पार्टीज़ की जो पॉपुलिस्ट पॉलिसीज़ थी कि हमने ये कमीशन बना दिया, हमने ये आयोग बना दिया, हमने इस वर्ग के लिए स्कीम निकाल दी, उसके बाहर जाके हमको देखना पड़ेगा कि अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे क्या खुल रहे हैं। बल्कि उससे बात बन नहीं रही थी, उससे बात बन नहीं रही वो जो नारेबाजी में जो सिर्फ आ रहा था, नाम आ जा रहा था, लेकिन बात बन नहीं रही थी। देखिए, ये जो हमारे जो रीजनल पार्टियाँ थी, जिसके कास्ट बेस्ड पार्टीज़ हो गई, तो ये क्या थी, एक या दो, इनकी तो पॉलिसी सिंपल होती थी कि इनको मेजॉरिटी ऑफ द माइनॉरिटी वोट एंड माइनॉरिटी ऑफ द मेजॉरिटी वोट, यानी 1-2 जातियों की पार्टियाँ होती थी, उसको लेकर सरकार बनानी होती थी। सारा पैट्रोनस का सिस्टम उन्हीं पर लागू होता था, उन्हीं को सब कुछ देना है, अपने ही लोगों को बनाना है। उसमें खासतौर पे 1-2 परिवार उसको शासन करते थे। वो मतलब स्पष्ट शब्दों में ही उसको अब कहा जाता है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहते भी हैं कि मुस्लिम वोट के बाद उनको बहुत ज़्यादा जरूरत भी नहीं पड़ता था। उस 20% के आसपास अगर वहाँ से आ गया 20-25% हाई वोटिंग परसेंटेज वगैरह की वजह से, तो यहाँ पर वो थोड़ा सा भी ले लें इधर से तो काम चल जाता था। तो वो एक बहुत अजीब तरह की पॉलिटिक्स हो रही थी। उसमें भी इंटरेस्टिंग ये है कि इसमें मुसलमानों का भी कुछ भला नहीं हुआ। जितना फायदा मुस्लिम समाज को मोदी सरकार के अंदर हुआ है सरकारी योजनाओं से, उतना तो पिछले 70-75 साल में नहीं हुआ होगा उनको। तो ये भी हमको देखना पड़ेगा कि अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से खुली हैं। तो जैसे आज से 10-15 साल पहले जो हमारा जैसे दलित समाज हो गया, आप इनके जो एस्पिरेशंस होती थी कि पढ़ाई कर लो, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाल लो, कुछ सरकारी नौकरी कर लो या छोटी मोटी नौकरी पकड़ लो आप। आज एस्पिरेशंस बदल गई हैं। आप आज कॉलेजेस में देखिए, स्कूल्स में देखिए, आज जो समाज के बच्चे पढ़ रहे हैं, दे वांट टू बी एंटरप्रेन्योर्स। वो स्टार्टअप करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं। उसकी बहुत सारी योजनाएं भी हैं, ओवरसीज स्कॉलरशिप भी है, बाकी सारी जो पूरा एक स्कॉलरशिप का सिस्टम भी हमने बनाया है सरकार ने 10-12 साल में। तो ये जो एस्पिरेशनल का चेंज है, मैं मानता हूँ ये सबसे बड़ा चेंज है। क्वांटिटेटिव बातें होती हैं कि क्वालिटेटिव चेंज सबसे इंपॉर्टेंट होता है दिलीप जी। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलना, और अगर हम बार बार देखते हैं कि चाहे राज्यसभा हो, ऐसा हमेशा बोला जाता था कि राज्यसभा में तो कोई दलित वर्ग का, आदिवासी वर्ग का कोई जाता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आरक्षण है नहीं। लेकिन किस तरीके से पिछले 10 साल में हम देख रहे हैं कि वहाँ पर भी रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है। आयोग में हो, कमीशंस में हो, पावर के हर स्ट्रक्चर पे हो, हर लेवल पे हो, जहाँ पर भी डिस्क्रिशनरी अपॉइंटमेंट्स हैं, आप देखेंगे वहाँ पे इन वर्गों का, इन जातियों का भी रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है। और जब मैं बोलता हूँ दलित समाज का, तो सिर्फ उन जातियों का नहीं जिनकी स्थिति थोड़ी बेहतर थी या जिनकी संख्या थोड़ी ज़्यादा थी, बल्कि उन जातियों का भी जिनको पॉलिटिकल साइंस में बोलते हैं इनविजिबल है, जिनकी संख्या कम है। जैसे अगर ट्राइबल्स की बात करें, सो 75 ट्राइब्स हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जो
पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइब्स हैं, जिनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन उनके लिए भी हज़ारों करोड़ का बजट करके उनके उत्थान के लिए भी काम करना, ये कोई वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं है, ये राष्ट्र नीति है। तो उनके लिए भी काम करना, उनकी विजिबिलिटी बढ़ना, ओबीसी वर्ग में जो अति पिछड़े वर्ग हैं उनको रिप्रेजेंटेशन देना, उनको पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व करना, उनसे प्रोफेसर्स बनना, उनसे वाइस चांसलर्स बनना। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ दिलीप जी, पिछले 10 साल में, इनफैक्ट 2019 के बाद से मैं कहता हूँ संभवतः पहली बार प्रॉपर रिजर्वेशन लागू हुआ है और SC ST OBC के प्रोफेसरशिप में अपॉइंटमेंट हुए हैं। उसके पहले आप उंगलियों में गिन सकते थे। बहुत सारे लोग डेटा दिखाते हैं कि भारत में OBC वर्ग कितने प्रोफेसर हैं, SC वर्ग कितने प्रोफेसर हैं, ST वर्ग के बहुत कम प्रोफेसर हैं। तो उनसे पूछिए, प्रोफेसर तो वही बनेंगे जिनका 40 साल पहले 30 साल पहले अपॉइंटमेंट हुआ होगा। 90s में जिनका अपॉइंटमेंट हुआ वही बनेगा, उनके उस समय अपॉइंटमेंट होता नहीं था। आज जो अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं 19 के बाद, आप 20-30 साल बाद देखेंगे वो आपको प्रोफेसरशिप में भी लगभग रिजॉल्व हो चुका है, वाइस चांसलरशिप में भी देखेगा, सब में देखेगा। तो एक पूरा मैं बोलूँगा कि डायनेमिक्स चेंज जो पॉलिटिक्स का हुआ है, इसमें जो संभावनाएं बढ़ी हैं वो हर वर्ग के लिए बढ़ी हैं, वंचित वर्ग के लिए खास तौर पे बढ़ी हैं। फाइनेंशियल एम्पावरमेंट का सबसे ज़्यादा फायदा वंचित वर्ग को हुआ है। सोशल सिक्योरिटी का, जैसे अगर हम बात करें, जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर है तो उसमें 31 करोड़ लोगों के पास आज सोशल सिक्योरिटी का कवरेज है। इनफैक्ट सोशल सिक्योरिटी का कवरेज भारत में 3 गुना बढ़ चुका है 2014 से। तो वो सब कौन थे काम करते हैं, छोटे मोटे काम जो सेक्टर में करते हैं वो OBC वर्ग से आते हैं, जो हमारी कारीगर जातियाँ होती थी या दलित वर्ग से आते हैं, उनको भी कवर करने का काम मोदी सरकार ने किया है। सो एम्पावरमेंट की बात करें, रिप्रेजेंटेशन की बात करें, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें, और या जो है हम इसकी बात करें एक न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस और एस्पिरेशन की बात करें, सो मैं मानता हूँ पिछले 12 साल का जो कालखंड रहा है वो सबसे ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव रहा है इन समाज के लिए भी। जी, एक लगा हुआ सवाल, जुड़ा हुआ सवाल कि आपका जो डिसिप्लिन है इकोनॉमिक्स का, वही विषय, उसी विषय को लेकर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी PhD भी की और उस पर उन्होंने काम किया है। तो अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री अम्बेडकर, अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री बाबा साहब, इनका विजन इस समय अगर उसको पूरा करने का एक संकल्प इस सरकार का भी है, तो क्या वो आपको दिखता है कि उस दिशा में सचमुच कोई कार्य हुआ है, इस बीच में हो रहा है? ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है दिलीप जी, और मैं मानता हूँ बिल्कुल हुआ है, क्योंकि अगर आप डॉक्टर अंबेडकर की बात करें तो बहुत कम लोगों को हो सकता है पता होगा कि उन्होंने पहली पॉलिटिकल पार्टी जो बनाई थी वो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी थी। वो लेबर के हितों को लेके थी। तो अगर हम अभी 4 लेबर कोड्स की बात करें, या हम सोशल सिक्योरिटी की जो बात कर रहे थे अभी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, बाकी सेक्टर्स में, तो उस दिशा में जो मोदी सरकार का काम है वो कहीं ना कहीं जो डॉक्टर अंबेडकर का जो ओरिजिनल विजन था लेबर डिग्निटी को लेकर, लेबर रिफॉर्म्स को लेकर, और जब डॉक्टर अंबेडकर लेबर मेंबर थे वाइसराय की काउंसिल में, तो सोशल सिक्योरिटी के, पेंशन के बहुत सारे नियम उन्होंने लागू किए थे। तो उनको आगे बढ़ाने का काम मोदी सरकार के अंदर बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो डॉक्टर अंबेडकर का जो मानना था, उनकी बहुत सारी स्पीचेस हैं कि हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है, ये 1940s की स्पीचेस हैं कि हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो रोज़गार परक नहीं है। वो कहते हैं कि अभी कंपनियां जो हैं, उस समय की कंपनियां, मैं आप बताऊँ 1940s की, कि कंपनियां ये प्रेफर करती हैं कि स्कूल से पास आउट लोगों को जो है हायर कर लें, उनको ट्रेन कर दें काम में। वो कॉलेज से रिक्रूटमेंट करना नहीं चाहती। वो जो ग्रेजुएट बेरोजगारी की बात है वो 40s में भी थी। तो डॉक्टर अंबेडकर स्पीचेस में बार बार बोलते हैं कि जो शिक्षा है वो रोज़गार परक होनी चाहिए, मार्केट और इंडस्ट्री के अनुरूप होनी चाहिए, उससे एक सिंक होना चाहिए। और ख़ास तौर पर जो वंचित समाज से लोग आ रहे हैं उनके लिए बहुत आवश्यक है कि आपकी शिक्षा रोज़गार परक हो। सो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की हम बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में जो रिफॉर्म की बात करें, तो उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है हम कुछ दशक लेट हैं, लेकिन मोदी सरकार 2014 में ही आई है, उसने ये परिवर्तन को जो है शुरुआत किया है। महिला सशक्तिकरण की बात करें, डॉक्टर अंबेडकर का बहुत बड़ा मुद्दा था। अभी हमने देखा 33% रिजर्वेशन की बात जो है, और अभी जो बिल अनफॉर्चुनेटली जो विपक्ष ने इसको पास नहीं होने दिया, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में पास हो। महिला सशक्तिकरण की बात करें, बहुत सारी स्कीम्स की बात करें। आज हम जो स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं, 2014 में करीब 350 स्टार्टअप रजिस्टर्ड थे। आज 2 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप रजिस्टर हैं दिलीप जी। उसमें 48% में मिनिमम एक महिला डायरेक्टर आज मौजूद है। नहीं, महिला सशक्तिकरण के मामले में तो विरोधी मानते हैं कि इस दौर में जितना कार्य हुआ है वो अकल्पनीय है। अकल्पनीय है। और जो हम घरों की बात कर रहे थे, आवास योजना की 4 करोड़ घरों की, आपको पता होगा कि बाय नियम
उसकी ओनरशिप या को ओनरशिप महिला के पास होनी है। होती है। तो एक ही बार में आपने जो कितनी महिलाओं को सशक्तिकरण किया, तो डॉक्टर अम्बेडकर की जो परिकल्पना है वो मोदी सरकार की नीतियों में रिफ्लेक्ट होती है, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, चाहे नारी शक्ति वंदन अधिनियम हो। उसके अलावा आर्टिकल 370 की भी बात कर लें, चाहे उसके अलावा हम बात कर लें आपके सोशल इंक्लूजन की, जो में हम बात उसकी कर चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, डॉक्टर अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान था भारत की वाटर पॉलिसी में, बिग इंफ्रास्ट्रक्चर डैम्स की बनाने में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो काम चल रहा है वो कहीं ना कहीं डॉक्टर अम्बेडकर की विजन का ही मैं बोलता हूँ कॉन्टिन्यूएशन है। और जो हमने बात की इंडस्ट्रियलाइजेशन की, डॉक्टर अम्बेडकर वॉज एन एडवोकेट ऑफ अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो मोदी सरकार के अंदर मैं बोलूँगा कि पहली बार भारत में शहरों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। बिल्कुल 4 लाख करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट शहरों की बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे अभी तक हो चुका है, और मेरे ख्याल से आगे बढ़ेगा ही। क्योंकि अभी तक क्या था कि भारत भी थोड़ा इसमें हमारी जो पॉलिटिकल इकोनॉमी का भी बड़ा रोल है कि इकोनॉमिक पावर भरे शहरों में है, लेकिन जो पॉलिटिकल पावर वोटिंग राइट्स थी वो गांव में ज़्यादा है। सो कहीं ना कहीं एसिमेट्री थी। और अगर हम आज के भारत की बात करें तो बाई इफेक्टिवली जो है मेजॉरिटी ऑफ जनता आज की तारीख में शहरों में रहती है। ये बात अलग है कि इनका वोटर आईडी कार्ड अभी भी गांव में होता है, लेकिन आदमी कोई मेरठ के गांव में रह रहा है, वो हफ्ते के 4-6 दिन तो दिल्ली में कर रहा है। तो इफेक्टिव जनता शहरों में ज़्यादा है, तो उसके ऊपर ध्यान देना और इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रति जो एक मोमेंटम बना है मोदी सरकार के अंदर, वो भी मेरे ख्याल से डॉक्टर अम्बेडकर की जो परिकल्पना थी उसके अनुरूप बिल्कुल मुझे भी लगता है बुद्ध भारत की परिकल्पना थी वो मोदी सरकार की परिकल्पना से, विकसित भारत की परिकल्पना से पूरी तरह से मैच करती है, ऐसा मेरा मानना है। जी, प्रधानमंत्री मोदी बार बार वो कहते भी हैं कि बाबा साहब थे तो मैं हूँ जैसी बात वो कहते रहे और उनका आशीर्वाद उन पर है, ऐसा उनको मानना है। तो अभिनव जी, आपसे बहुत सारे विषयों पर महत्वपूर्ण बातचीत हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। बहुत बहुत आभार। थैंक यू दिलीप जी, आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद।